हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। करंट अफेयर की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ के पार्ट 1 करंट अफेयर, जो कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक है। ठीक है, ये द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं। मैं सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करता हूँ, ये आपको पढ़नी ही है। हर एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को रेगुलर नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ सितंबर का पार्ट 1। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस कौन है? श्री प्रहलाद जोशी है, इनका नाम याद रखिएगा। अब इन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया एम कर रहा है 100 मिलियन टन ऑफ कोल गैसिफिकेशन बाय 2030। अब कोल को जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा सिंथेसिस गैस में, और सिंथेसिस गैस को सिन गैस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये किससे किससे मिलकर बना हुआ होता है? ये कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये बेसिकली यूज होता है फर्टिलाइजर बनाने के लिए। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि कितना प्रोडक्शन करना है। ठीक है, 2030 तक। और ये किससे किससे मिलके बना होता है, और साथ में यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस कौन है। फिर देखिए, CSIR और CMERI। ठीक है, ये ऑपरेट करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसने डेवलप किया वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा किस इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है। अभी जो ट्री है, अब आप लोग मेरे को इसका फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो जो ट्री है, इसकी एनुअल कैपेसिटी है जनरेट करने की 12,000 से 14,000 यूनिट्स ऑफ क्लीन एंड ग्रीन पावर। फिर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट लगभग 2500 करोड़ का मेक इन इंडिया बूस्ट करने के लिए। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में देखिए साइन किया गया सप्लाई करने के लिए 6 पिनाका रेजिमेंट्स को, इंडियन आर्मी को। तो ये पिनाका एक्चुअली होता क्या है? ये पिनाका एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। और इसको किसने डेवलप किया? ये डेवलप किया था डीआरडीओ ने। इसकी मैक्सिमम रेंज है 40 किलोमीटर, और इसको कारगिल के दौरान यूज किया गया था। ठीक है, अब इसको और मॉडिफाई किया जाएगा। फिर देखिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिपोर्ट की है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ 25 काइंड्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो है वो डिसरप्ट हो गई हैं कोविड-19 के सिनेरियो में। तो उसने एक सर्वे लॉन्च किया। इस सर्वे का नाम याद रखिएगा, ग्लोबल पल्स सर्वे इसका नाम था। और ये इसमें पता चला कि जो सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट हुआ था वो हुआ था इम्यूनाइजेशन। तो ये याद रखिएगा कि इम्यूनाइजेशन सबसे ज्यादा हिट हुआ था इस कोविड-19 में। और ग्लोबल पल्स सर्वे ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये 2-3 इंफॉर्मेशन है इसमें भी। फिर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया अपनी जजमेंट में AGR। ठीक है, AGR ड्यूज को। और ये बेंच जो है वो हेड की गई थी जस्टिस अरुण मिश्रा, इनके द्वारा हेड की गई थी इसको। ठीक है, और AGR देखिए होता क्या है। एजीआर होता है आपका एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू। ये होता है आपका AGR। तो कोविड सिचुएशन चल रही है, तो इन लोग को टाइम फ्रेम दिया गया है कि 10 साल में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा जो एडजस्टेड ग्रॉस ग्रॉस रिवेन्यू है वो देना है। अब देखिए, एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू में आता क्या है? इसमें आता है आपका ऑल रिवेन्यू फ्रॉम बोथ टेलीकॉम और नॉन टेलीकॉम सर्विसेज में। अब देखिए, AGR जो है वो इंक्लूड करता है ऑल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू फ्रॉम नॉन कोर सोर्सेज। जो नॉन टेलीकॉम सर्विसेज है वो क्या है? डिविडेंड है, रेंट है, प्रॉफिट है फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो इस पे भी क्या था कि ये टेलीकॉम जो ऑपरेटर थे वो बोल रहे थे कि इस पे जो है वो रिवेन्यू जो है नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब इस पे भी इनको रिवेन्यू जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो ड्यू है पुराना भी जो है वो इनको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं। देखिए, इंडियन आर्मी और जापान आर्मी के बीच में होती है धर्म गार्जियन। ठीक है, फिर देखिए ये बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड जापानीज एयरफोर्स, इसको बोलते हैं शिनयू मैत्री। याद रखिएगा इसको। फिर देखिए, जापान पार्टिसिपेट करता है इंडिया और यूएस के साथ मालाबार नेवी एक्सरसाइज में। और जापान हैज आल्सो ज्वाइंट कोप इंडिया। ठीक है, ये कोप इंडिया ज्वाइन किया है। इट इज इंडिया यूएस एयरफोर्स एक्सरसाइज है, इसको भी ज्वाइन कर लिया। तो ये 4 चीजें हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए, काफी कुछ कवर हो जाता है एक स्लाइड में ही।
फिर देखिए, जो डिफेंस मिनिस्टर हमारे कौन है, राजनाथ सिंह है। अब इन्होंने विजिट किया रशिया को, ठीक है। और इन्होंने ये अटेंड करेंगे डिफेंस मिनिस्टर्स मीट, सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और कॉमनवेल्थ सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये अटेंड करेंगे वहां पर। अब देखिए, सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लार्जेस्ट ट्रांस रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। लगभग 44% वर्ल्ड पॉपुलेशन ये कवर करता है। और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो इसके मेंबर्स बन गए थे ऑर्गेनाइजेशन में। 2017 में बन गए थे, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। 2017 में इसके मेंबर बन गए थे। फिर देखिए, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलायंस है जो 1992 में बना था, ठीक है। तो और 2002 में क्या हुआ, ये डिसाइड किया गया कि ट्रीटी को ट्रांसफॉर्म करेंगे सीएसटीओ में, कॉमनवेल्थ सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में। और 2004 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया एक रेजोल्यूशन टू ग्रांट एन ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाएगा वहां पर यूनाइटेड नेशन को, ठीक है। और ये देखिए, जो सीएसटीओ, ठीक है, कॉमनवेल्थ सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो हुई थी 2019, वो हुई थी बिशेक में। इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए, इंडियाज फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ सैटेलाइट एस्ट्रोसैट, इसने डिटेक्ट किया है एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लाइट फ्रॉम अ गैलेक्सी जो कि 9.3 बिलियन ईयर्स अवे थी अर्थ से। और इस गैलेक्सी का जो नाम है वो है AUDF-S01, नाम याद रखिएगा इसका, ठीक है। फिर देखिए, नासा ने रिवील किया कि जो हैलो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी में इज मच मोर मैसिव देन एक्सपेक्टेड, वो बहुत ही बड़ा मैसिव है। अब देखिए, हैलो होता क्या है, हैलो एक मैसिव एनवेलप होता है गैस का। और हैलो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, हैलो डिस्कवर किया गया एक प्रोजेक्ट अमीगा है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन मैप ऑफ आयोनाइज्ड गैस। यहाँ पे इसकी इससे ये डिस्कवर किया गया था। तो ये दो तीन इन्फॉर्मेशन इस पे भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखिए, वन नेशन वन कार्ड मैंने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन बार बार आता है तो इम्पोर्टेंट है, आपका भी रिवीजन हो जाता है। तो देखिए, वन नेशन वन कार्ड एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का अंडर फूड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। देखिए, अभी क्या होता है, अभी ये होता है कि मान लीजिए आप लोग जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, माइग्रेंट्स वगैरह हैं, वो लोग अपना घर अगर छोड़ के चले जाते हैं तो वो लोग इस स्कीम को अवेल नहीं कर पाते हैं ना, उनको जो राशन वगैरह है वो नहीं मिल पाता है। लेकिन अब इससे क्या होगा कि ये लोग जैसे कहीं भी जाएंगे काम करने, तो वहां पर भी इनको राशन वगैरह इजीली मिल पाएगा, अवेलेबल हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये वन नेशन वन कार्ड का कॉन्सेप्ट लाया गया है, क्योंकि उनको जरूरत तो पड़ेगी ना खाने की। तो वहां पर रहेंगे तो बाहर तो उनके वैसे ही खर्चे होते हैं रहने के। तो इससे जो अभी तक क्या था कि फेयर प्राइस शॉप्स थे, हुआ करते थे, वहां पर जो नियर बाई उनके घर होते थे वहां पे ये लोग लिया करते थे ग्रेन। तो अब ये लोग बाहर इंटर जब बाहर जाएंगे, दूसरे स्टेट में काम करेंगे, वहां पर भी इस पर्क को अवेल कर पाएंगे। अब देखिए, लेटेस्ट में लद्दाख और लक्षद्वीप, इनको इंटीग्रेट किया गया है वन नेशन वन कार्ड स्कीम में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लद्दाख एंड लक्षद्वीप। फिर देखिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, ठीक है। ये जो संपदा योजना है ये एग्रो मरीन प्रोसेसिंग, ठीक है, उसके डेवलपमेंट के लिए है। एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, आप लोग ध्यान रखिएगा, संपदा योजना इससे रिलेटेड है। अब ये अप्रूव की गई थी 2014 में अंडर 14th फाइनेंस कमीशन में। और उसके बाद इसको रीनेम किया गया था प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है। तो इसका मेन नेम था स्कीम का कि मॉडर्नाइज किया जाए एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग को, और जो एग्री वेस्ट होता है उसको डिक्रीज किया जाए। फिर देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसने फार्मर सुसाइड पर अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। उस रिपोर्ट का नाम था एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट, पर गवर्नमेंट ने इसके डेटा जो है वो रिलीज नहीं किए हैं। एनसीआरबी ने रिपोर्ट डेटा वगैरह दिए गवर्नमेंट को, पर गवर्नमेंट ने डेटा नहीं रिलीज किया। तो इस रिपोर्ट का नाम को याद रखिएगा आप लोग। फिर देखिए, इंडिया और रशिया, ठीक है, वो जो एक्सरसाइज होती है उनके बीच में, नेवल एक्सरसाइज, उसका नाम है इंद्र। और इंडियन नेवी ने हेल्ड की पासेक्स एक्सरसाइज, ठीक है, विद द यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। पैसेक्स एयर एक्सरसाइज जो होती है वो इंडियन नेवी और यूएस के बीच में है। फिर देखिए, वर्ल्ड कोकोनट डे, ये होता है 2 सितंबर को। और इस बार जो थीम थी वर्ल्ड कोकोनट डे की, वो थी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव दी वर्ल्ड। ध्यान रखिएगा, इस थीम को याद रखिएगा। फिर देखिए, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया एक नेशनल प्रोग्राम सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग, इसका नाम था मिशन कर्मयोगी। अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो
इसको हेड कौन करेगा? पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल को इसको हेड करेगा, पीएम हेड करेंगे खुद इसको। अब ये प्रोग्राम जो है वो डिजाइन किया गया जो लेडी फाउंडेशन फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। अब ये प्रोग्राम जो है वो एनहेंस करेगा इंडियन कल्चर वैल्यूज एंड सेंसिबिलिटीज अमंग द सिविल सर्वेंट्स के लिए ये प्रोग्राम किया गया है, ताकि इनका ट्रांजिशन किया जा सके रूल बेस्ड से रोल बेस्ड की तरफ। एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, उसका नाम होगा IGOT। ठीक है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। ध्यान रखिएगा, IGOT का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग ऑनलाइन, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। फिर देखिए एक MOU साइन हुआ इंडिया और फिनलैंड के बीच में। तो आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि किस फील्ड में हुआ है? जियोलॉजी और मिनरल रिसोर्स के बीच में किस किस कंट्री, इंडिया का MOU किस कंट्री के साथ हुआ है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, फिनलैंड के साथ हुआ है। अच्छा देखिए, फिनलैंड जो है वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री भी है। अब इंडिया की रैंक क्या है? देखिए इंडिया की रैंक जो है वो 140 है। तो देखिए 3 न्यूज़ हो गई लगभग इसमें। एक MOU किसके साथ साइन हुआ जियोलॉजी और मिनरल रिसोर्स की फील्ड में, वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री कौन है, और इंडिया की रैंक क्या है। फिर देखिए यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय PM मोदी ने अप्रूव किया कि जम्मू और कश्मीर लैंग्वेज बिल 2020 को, और इसमें 5 लैंग्वेज नेमली उर्दू, हिंदी, डोगरी, इंग्लिश और कश्मीरी, इनको जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा। ठीक है, यूनियन टेरिटरी का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा। और उर्दू और इंग्लिश जो है वो थी ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट की। अब जो इंक्लूड की गई है वो है हिंदी, डोगरी और कश्मीरी। 8th शेड्यूल ध्यान रखिएगा जो है वो लैंग्वेज के बारे में बात करता है। इसमें कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेजेस है। तो आपका थोड़ा स्टैटिक भी रिवाइज हो जाएगा ऐसे। 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस की बात करता है और 22 लैंग्वेजेस में। आप मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि टोटल कितने शेड्यूल्स होते हैं। ठीक है, और उनके नेम भी बताइएगा। फिर देखिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पब्लिश करता है। अब देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडिया जो है वो 48th रैंक में आ गया है 52 से। और इस बार की थीम याद रखिएगा, थीम क्या थी? हु विल फाइनेंस इनोवेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, हु विल फाइनेंस इनोवेशन। फिर देखिए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने इशू किया एक ऑर्डर, वो सेटअप करेगी बायोडाइवर्सिटी काउंसिल जम्मू और कश्मीर में। अब इसको हेड करेंगे चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो थोड़ा सा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में जान लीजिए, NBA। ये एक स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी है, इतना याद रखिएगा, स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी। ठीक है, और ये किसके अंडर में ऑपरेट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। ये स्टैब्लिश की गई थी 2003 में, और ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर में थी NBA। अब NBA का हेडक्वार्टर आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा कहाँ पे है? ठीक है, NBA का हेडक्वार्टर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर देखिए एक कन्वेंशन हुई थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में 1992, अर्थ और 1992 में अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में। ये बहुत पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अर्थ समिट 1992 कहाँ पे हुई थी? रियो डी जेनेरियो में। तो ये 3-4 करंट अफेयर इसमें भी हैं, याद रखिएगा आप लोग। फिर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया प्रिंटिंग मटेरियल सच एज डायरीज, कैलेंडर और फेस्टिव ग्रीटिंग्स वगैरह, सबको बैन कर दिया। मोटिव है कि, और ये ऑर्डर किसने पास किया था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। और मोटिव इसका ये है कि हम लोग डिजिटल की तरफ मूव करना चाहते हैं और डिजिटल में मटेरियल को पब्लिश करना चाहते हैं। तो ये सब चीजें कौन देखता है? ये देखता है ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। ये एक नोडल एजेंसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवर्टाइजिंग मिनिस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड ऑटोनोमस बॉडीज। तो ये एक तरीके से एडवाइजरी बॉडी है मीडिया में गवर्नमेंट की। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। फिर देखिए IMES से एक इंस्टीट्यूट है हायर एजुकेशन, इसने अनाउंस किया रिजल्ट, वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी थी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने बहुत सारे रजिस्ट्रेशन किए अपने यूनिवर्सिटीज के, पर कोई भी टॉप में नाम नहीं आ पाया। जिसने टॉप किया उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये टॉप पोजीशन पे थी। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, किसने टॉप किया और किसने पब्लिश किया। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, वाटर हीरोज कॉन्टेस्ट। इसको लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको लॉन्च किया है। और इसका एम है कंटेस्ट करना, लोगों तक पहुंचना कि वाटर को कंजर्व करें और उसका मैनेज करें। तो ध्यान रखिएगा, वाटर हीरोज कॉन्टेस्ट जल शक्ति मिनिस्ट्री का है। फिर देखिए इंडिया ने अटेंड की बिम्स्टेक की मीटिंग, और कैसे कॉरपोरेशन अपना एक्सपेंड किया जाए अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज।
और फर्दर डिस्कस किया कि कोविड-19 चैलेंजेस को कैसे हम लोग मॉनिटर करें। तो आप लोग ध्यान रखिएगा बिम्स्टेक कंट्रीज में कौन-कौन सी कंट्रीज होती हैं, ठीक है? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एंड नेपाल। और ये बना कैसे था? बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बना था, याद रखिएगा कंट्रीज और कैसे बना था। फिर देखिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, इसने अनाउंस किया कि वो प्रोक्योर करेगी 250 इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा मोटर से और हुंडई मोटर से। अब जो टाटा मोटर है वो सप्लाई करेगी नेक्सॉन इलेक्ट्रिक, और हुंडई मोटर जो है वो सप्लाई करेगी कोना इलेक्ट्रिक, ठीक है? तो ये नेक्सॉन इलेक्ट्रिक है, ये कोना इलेक्ट्रिक है। तो ध्यान रखिएगा किसका कौन सा है, टाटा का है नेक्सॉन और हुंडई का है कोना। फिर देखिए डिफेंस मिनिस्टर जो है रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को, वहां पर एससीओ मीट को अटेंड किया और वहां पर साइड लाइंस में जाके उन्होंने एक डील साइन की जिसमें AK-203 राइफल की डील हुई। देखिए AK-203 राइफल्स बेसिकली AK-47 का ही आप लोग अपग्रेडेड वर्जन समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली हम लोग इंडिया में इसको डेवलप करेंगे तो थोड़ी सी हम लोग एक कुछ परसेंटेज जो है वो रशिया से प्रोक्योर करेंगे, फिर बाकी जो है वो इंडिया में बनेगी। अब ये इंपॉर्टेंट है कि बनेगी कहाँ? देखिए बनेगी यहाँ पे कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? फिर देखिए G20 फॉरेन मिनिस्टर की मीट को किसने होस्ट किया था? वो थी इस बार सऊदी अरेबिया, और फोकस था क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स अमिड्स पैंडेमिक, ठीक है? इंडिया प्रपोज डेवलपमेंट ऑफ G20 प्रिंसिपल्स ऑन कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल। तो ध्यान रखिएगा G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट जो है वो सऊदी अरेबिया ने होस्ट की। फिर देखिए WHO रिसेंटली रिकमेंड किया यूज ऑफ स्टेरॉइड ड्रग, ठीक है, टू ट्रीट कोविड-19, और जो यूज किया जाएगा उसका नाम है कॉर्टिको स्टेरॉइड ड्रग। ये रिड्यूस करेगा रिस्क ऑफ डेथ इन कोविड-19 पेशेंट बाय 20%। तो इस ड्रग का नाम आप लोग याद रखिएगा, कॉर्टिको स्टेरॉइड। फिर देखिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज की रिसेंटली, उसका नाम था एनहेंसिंग नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन फॉर फूड सिस्टम। अब इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए एडिंग डाइट एंड फूड लॉस टू क्लाइमेट चेंज सेल इम्प्रूव मिटिगेशन एंड अडॉप्टेशन कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स फूड सिस्टम बाय 25%। तो ये रिपोर्ट जो है वो सेज दैट फूड हैज बीन इग्नोर्ड वाइडली, फूड को वाइडली इग्नोर किया गया, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी जो है वो अचीव कर सकता है बाई 2030 अगर फूड लॉस को और वेस्ट को अगर ऐड किया जाए क्लाइमेट एक्शन प्लान में ही। तो यहाँ पर इसको एडवोकेट कर रहे हैं इसको इंक्लूड करने के लिए इसमें, ठीक है? चलिए इसका नाम याद रखिएगा रिपोर्ट का। और ये देखिए इस्टेब्लिशमेंट 22 एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, ठीक है? और ये जो तिब्बतन रिफ्यूजीज थे तो इंडिया ने उनको शेल्टर दिया और एक फोर्स तैयार की इस टाइप की, ठीक है? ये बेसिकली ना इस्टेब्लिशमेंट 22 ये पार्ट नहीं है इंडियन आर्मी का, और ये अंडर डायरेक्ट सुपरविजन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में के उसमें काम करता है, ठीक है? ऐसी और भी चीजें बनी हुई है, जैसे लद्दाख स्काउट है, नुब्रा गार्ड्स है, ये सब भी बनी हुई है। तो इनका एक सॉन्ग है, उसका नाम है वन डे वी विल श्योरली टीच दी चाइनीज। तो ये ध्यान रखिएगा इस्टेब्लिशमेंट 22 क्या है। फिर देखिए एक मूवमेंट जो है यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर जो हैं उन्होंने अनाउंस किया कावेरी कॉलिंग। कावेरी कॉलिंग रिजुविनेशन ऑफ 13 रिवर्स है, ये 13 रिवर्स दी हुई हैं। और ये ध्यान रखिएगा जो जग्गी वासुदेव जी थे सदगुरु, उन्होंने एक मूवमेंट शुरू की थी, उसी के बेसिस पे है ये। तो 2019 में उन्होंने शुरू किया था, ठीक है? आप लोगों ने भी सुना होगा रैली फॉर रिवर्स, इस टाइप के उन्होंने शुरू किया था, तो उसी से इंस्पायर्ड है ये। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया और स्टे लगा दिया आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के ऑर्डर पे, और स्ट्राइक डाउन कर दिया डिसीजन की इंग्लिश मीडियम जो है वो एजुकेशन के लिए यूज की जाएगी गवर्नमेंट स्कूल में। तो सेक्शन 29 जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट का 29 का, वो कहता है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए शुड बी इन चाइल्ड्स मदर टंग में होना चाहिए। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें तो ये कहा ही गया है कि क्लास 5 तक इसको यूज करना है, ठीक है, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेस या फिर लोकल लैंग्वेजेस को, ठीक है? और ये पॉलिसी जो है वो ये जो नई पॉलिसी आई है इंट्रोड्यूस करती है 3 लैंग्वेजेस फार्मूला, ठीक है? और ये जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है ध्यान रखिए कहाँ से लिया गया, ये लिया गया कोठारी कमीशन 1968 से।
फिर देखिए द करंट यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट एंड द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ यूरोप जर्मनी ने लॉन्च किया इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी लॉन्च की। अब देखिए ये चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को लेकर के इस स्ट्रेटजी को लॉन्च किया गया, क्योंकि और ये मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए है एंड इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के लिए। ठीक है। और देखिए आपको देखिए 90% जो वर्ल्ड ट्रेड है वो सी में ही सी के थ्रू कंडक्ट होता है, और 25% जो है वो वर्ल्ड मरीन टाइम ट्रेड जो है वो पास करता है स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू। तो आप लोग मैप में देखिएगा जरूर जाके कि स्टेट ऑफ मलक्का कहाँ पे है और किस लिए चाइना जो है उधर पूरा अपना रूट जो है वो बना रहा है और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। तो आप लोग इसको देखिएगा, चाइना जो है नेवल में बहुत ही स्ट्रांग है पूरे वर्ल्ड में। तो इसलिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जर्मनी के साथ लॉन्च की गई। तो आप लोग ध्यान रखिएगा किसके साथ लॉन्च की गई है। ठीक है, जर्मनी। फिर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया कि अब कोई क्वेश्चन आवर नहीं होगा, कोई जीरो आवर नहीं होगा और कोई इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल नहीं होगा इस मानसून सेशन में। तो देखिए क्वेश्चन आवर होता क्या है, जो फर्स्ट आवर होता है हर पार्लियामेंट्री सिटिंग का, ठीक है, वो होता है क्वेश्चन आवर। और इसको शिफ्ट कर दिया गया था फ्रॉम टू 11 AM टू 12 नून तक राज्यसभा में 2014 में। ठीक है। और जीरो आवर क्या होता है, जीरो आवर जो स्टार्ट होता है इमिडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर होता है और मेंबर जो है वो रेज करते हैं मैटर्स। ठीक है, विदाउट एनी प्रायर नोटिस यहाँ पे आप लोग रेज कर सकते हैं, कोई भी कंसर्न क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने। तो ये होता है जीरो आवर में। तो इसको अभी फिलहाल के लिए स्क्रैप कर दिया है। फिर देखिए ध्यान रखिएगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म कौन है, श्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं। अब इन्होंने अटेंड की है 5th ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर मीट। ठीक है। और किस चेयरमैनशिप जो थी वो रशियन फेडरेशन के अंडर में थी। अब देखिए इंडिया जो है प्लान कर रहा है कि ओपन करेगा लाइब्रेरीज वगैरह, एक सेपरेट सेक्शन बनाएगा कल्चर को स्टडी करने के लिए ब्रिक्स कंट्रीज के। फिर देखिए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स जो है न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, वो होस्ट करेगा एग्जीबिशन ऑन बॉन्डिंग रीजन्स एंड इमेजिंग कल्चरल सिनर्जीज। ध्यान रखिएगा। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ये ध्यान रखिएगा कि 5th ब्रिक्स कल्चरल मीट जो है वो रशियन फेडरेशन चेयरमैनशिप के अंदर हुई थी। फिर देखिए वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू इन्होंने रिलीज की रिपोर्ट, इसका नाम था स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया। ठीक है। और ये किसके थ्रू, किसने मतलब बनाई ये रिपोर्ट, ये है मोबाइल क्रैचेस। ठीक है, इसका भी नाम ध्यान रखिएगा। फिर जो रिपोर्ट ये मेजर क्या करती है, ये मेजर करती है हेल्थ मेजर करती है और न्यूट्रिशन मेजर करती है। जो टॉप 5 हाई टू एनवायरमेंट इंडेक्स। ठीक है, जो टॉप 5 हाई एनवायरमेंट इंडेक्स में है वो है केरला। तो आप लोग पहला याद रखिएगा जरूर, केरला है। अब देखिए ये दो इंडेक्स मेजर करता है, एक यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स और एक यंग चाइल्ड एनवायरमेंट इंडेक्स। अब यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स में जो है वो आता है हेल्थ, कॉग्निटिव ग्रोथ और न्यूट्रिशन। और यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स में जो आता है वो हेल्प करता है अंडरस्टैंड पॉलिसी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, जो एनेबलर होते हैं, एक इन्फ्लुएंस करते हैं चाइल्ड की वेलबींग को। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, खास तौर से याद रखिए कि कौन सी रिपोर्ट रिलीज की, रिपोर्ट का नाम क्या है और किसने बनाई है। ठीक है, और क्या मेजर करता है ये याद रखिएगा। बाकी ये आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर ये इतना जरूर याद रखिएगा। देखिए जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने इनोग्रेट किया फर्स्ट वर्चुअल बायर एंड सेलर मीट टू फैसिलिटेट लूज डायमंड के लिए। अब देखिए विंध्यान सिस्टम जो है वो डायमंड्स वहां पर थोड़ा आपको ज्यादा मिलता है। ठीक है, जहाँ पर पन्ना और गोलकोंडा डायमंड्स जो है वहां पे माइन किए जाते हैं। बोत्सवाना ध्यान रखिएगा लीडिंग डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। और जो सबसे दो प्रोलिफिक माइंस हैं उसका ये नाम है ज्वानेंग और ओरापा, इसको याद रखिएगा। फिर देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, आसाम में है। और ये किस लिए फेमस है, एशियाटिक वन हॉर्न राइनोज के लिए फेमस है। अब इसका एरिया जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है। अब एरिया जो इंक्रीज किया गया है वो कैसे इंक्रीज किया है, कार्बी एग्लोंग हिल्स और नामेरी नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे ऐसे एडिशन करके उस एरिया को कैप्चर करके बढ़ाया गया है। देखिए इंडिया का एक प्रोग्राम चलता है इंडिया राइनो विजन 2020। अब ये लॉन्च किया गया था 2005 में। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था कि एक पॉपुलेशन अटेन की जाए लगभग 3000 राइनोज की। फिर देखिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर ने लॉन्च किया 4th एडिशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग ऑफ स्टेट्स में
इसमें पहले नंबर पे था आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये जो आंध्र प्रदेश था, ये फर्स्ट था टू कम अप विथ रीस्टार्ट पैकेज फॉर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी ऑफ एमएसएमई एंटरप्राइज। तो ध्यान रखिएगा, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग ऑफ स्टेट में पहले नंबर पे था आंध्र प्रदेश। फिर ये देखिए केशवानंद भारती, ठीक है। केशवानंद भारती जो है, इनकी डेथ हो गई, ठीक है। और चलिए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में ही बता देता हूँ, ठीक है। यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट निकल के आया था। तो केशवानंद भारती जो है एडनीर मठ, ठीक है, हेड थे एडनीर मठ के। ये है एडनीर मठ, केरला में 1961 से। अब इनकी डेथ हो गई है। ये फेमस थे हिस्टोरिक जजमेंट जो आया था सुप्रीम कोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या था, जो केरला गवर्नमेंट ने था उसने पास किया था एक लैंड लॉ पास किया था। और उसका देखिए ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव था कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे लैंड, जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनको। तो केशवानंद भारती ने चैलेंज किया केरला गवर्नमेंट को 1970 के अराउंड। और इसमें क्या हुआ, केरला लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन पर उन्होंने बोला कि जो लैंड रिफॉर्म जो पास किया है केरला गवर्नमेंट ने, वो रिस्ट्रिक्शंस जो है इम्पोज करेगा मैनेजमेंट के मठ प्रॉपर्टी के में, जो कि केवल सोर्स ऑफ इनकम था उनका। अब जो पिटीशन फाइल किया गया था किशनानंद भारती ने, उन्होंने चैलेंज किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को 24, 25 एंड 29 को, ठीक है, जो पास किए गए थे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। और इससे इसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई थी कि फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर दिए जाएं, ठीक है। तो भारतीय जो किशन भारती ने उन्होंने बोला कि जो अमेंडमेंट्स हैं वो ब्रीच कर रहे हैं फंडामेंटल राइट को, आर्टिकल 25 को, आर्टिकल 26 को और आर्टिकल 31 को। तो आर्टिकल 25 क्या था, आर्टिकल 25 था राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। आर्टिकल 26 था फ्रीडम ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन, जैसे कि मैनेज कर सके और एडमिनिस्टर कर सके अपनी प्रॉपर्टी को। और आर्टिकल 31 था राइट टू प्रॉपर्टी। तो 19 तो 1970 में क्या होता, तो गवर्नमेंट जो थी अंडर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एनेक्ट किया था 24, 25, 26 और 31 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू। तो ताकि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी माधव राव सिंधिया 1970 एंड आरसी कूपर में, तो और गोलकनाथ, ठीक है। तो इन सबको ओवरकम करने के लिए ये अमेंडमेंट किए गए थे। और जो माधवराव सिंधिया केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया था बैंक नेशनलाइजेशन पॉलिसी को इंदिरा गांधी की। और उसमें माधवराव सिंधिया केस में एनल कर दिया, तो उन्होंने एबॉलिश कर दिया था प्राइवी पर से जो फॉर्मल रूल्स थे उन सबको। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है अभी तक का, तो जब तक केशवानंद भारती केस था, ठीक है, उससे पहले तक कुछ भी नहीं था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये केस आया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। ये केस चला और यहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन जो है वो निकल के आई, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है कि वो उसके अंदर है क्या, बहुत ही वाइड इंटरप्रिटेशन है बेसिक स्ट्रक्चर का। उसमें केवल कुछ प्रिंसिपल जो है वो लिस्टेड है, जैसे सेक्युलरिज्म हो गया, फेडरलिज्म हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, ये सब लिस्टेड है। तो ये पूरा था केशवानंद भारती केस, ठीक है। फिर देखिए दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक मास कैंपेन अगेंस्ट डेंगू एंड अदर वेक्टर बॉर्न डिजीज। तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया। अब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें मॉनिटर किया जाएगा मलेरिया, कालाजार, फिलेरिया, जैपनीज एंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया और डेंगू को। अब ये कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेगा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। फिर देखिए फ्लेरिसिस जो है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने सेट किया था टारगेट की ग्लोबल एलिमिनेशन करेगा फ्लेरिसिस का बाई 2020 तक, तो इसको याद रखिएगा। फिर देखिए थर्ड एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम जो है वो कहाँ पर हेल्ड हुई थी हनोई और वियतनाम में। पर्पस था फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, ताकि ट्रेड जो है वो इजीली किया जा सके। फिर देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर जो होता है वो होता है 7 सितंबर को। फिर देखिए फर्स्ट एवर कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको सेटअप किया गया जम्मू एंड कश्मीर में इन कोलैबोरेशन विद कनाडा। अब ये फर्स्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है यूनियन टेरिटरी में। और ये प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड इन जम्मू एंड कश्मीर में, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अब इसने रिलीज किया है एजेंडा फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का, ध्यान रखिएगा। और ये समिट होगी 8 सितंबर 2020 को।
और इसमें 8 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जाएंगे कुछ, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में। फिर देखिए ये टाइम है, इस टाइम पे ये होगी 4 बजे से लगभग 9:30 बजे तक। फिर देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कितनी 121 कंट्रीज हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, गुरुग्राम में। अब इंडिया देखिए लगभग प्रोड्यूस करता है 35 गीगावाट ऑफ सोलर पावर इन जुलाई 2020। अब आप लोग मेरे को करंट अफेयर में कमेंट सेक्शन में बताइएगा जा करके कि इंडिया का टारगेट कितना है अचीव करने का सोलर सेक्टर में। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोग का डिस्कस हो गया है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीक में फिर करेंगे, 15-16 तक उसको कंप्लीट करेंगे। और ऑलमोस्ट लगभग मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको जरूर लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं बिजनेस की भी न्यूज़ वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। चलिए फिर आज के डिस्कशन में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच।